Hello, dear students. How are you? All good? कुछ आज के लेक्चर में मैं आपको रोटेशन डायनामिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका एक जुड़वा भाई भी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट फिलहाल आज के लेक्चर में विल रेस्ट्रिक्ट टू वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस पे ये पॉइंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर एमसीक्यूज जैसे बोले बोर्ड में 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम्स में तो होते ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस डेरिवेशन का स्टेटमेंट या थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसका प्रूफ बताऊंगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस वन। तो फटाफट बिना टाइम पास किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बच्चों, अगर आपने रोटेशन डायनामिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हर एक बॉडी का, कोई भी बॉडी किसी भी शेप की बॉडी हो, जब अगर रोटेट करती है तो अबाउट इट्स एक्सिस उसका एक फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है। हर एक बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। बट अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए डेफिनेटली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड होगा। But if I change the location of axis of rotation, तो moment of inertia different। मैं axis of rotation change किया तो moment of inertia different। मतलब अलग अलग axis के लिए बॉडी का moment of inertia change होता है। क्यों? क्योंकि moment of inertia डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, mr स्क्वायर मतलब मास पे और डिस्टेंस from the axis of rotation of that particle। तो definitely with respect to the different axis बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होते जाता है, and because of that moment of inertia changes। तो हर बार तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अलजेब्रिक सम ऑफ एम आर स्क्वायर। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी का जो फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी बॉडी का एक फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अगर क्योंकि वो फिक्स सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी सेंटर ऑफ मास भी फिक्स होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का मालूम है तो फिर आप किसी भी दूसरे एक्सिस के लिए निकालना हो तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिलहाल हम इस टॉपिक में जैसे मैंने बताया आपको, हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या है, लेट्स सी हियर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी। सपोज करो कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है कुछ इस तरह से, दिस इज अ रिजिड बॉडी, करेक्ट। एक रिजिड बॉडी है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अगर ये बॉडी सपोज इस एक्सिस के थ्रू रोटेट होती है, ठीक है, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, अगर ये रोटेट हो रही है तो डेफिनेटली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेट आई सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ठीक है। बट अगर यही बॉडी, सेम यही बॉडी एक दूसरे एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होती है, it rotates about a parallel axis, ठीक है, passing through point O। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है सपोज, and they are separated by distance of h। तो definitely moment of inertia of this body is going to change and let it be I0। सेंटर ऑफ मास के लिए IC, दूसरे एक्सिस के लिए सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 होगा। तो हाउ टू रिलेट देम, हाउ टू रिलेट देम? So according to parallel axis theorem, moment of inertia of any rigid body about given axis, that is I0, is always equal to the sum of the moment of inertia of the same body about a parallel axis passing through center of mass, that is IC, and the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two axes। Getting it? देखो फिर से मैं बताता हूँ स्टेटमेंट, जिसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्मेट में यहाँ पे रखा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस, ये है गिवन एक्सिस। सपोज इस एक्सिस के लिए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी इस एक्सिस के चारों तरफ घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एज पर दिस, अगर आपको किसी भी एक्सिस के लिए फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस, ठीक है, तो यदि दूसरी एक्सिस लो, एक और एक्सिस लो जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती हो और वो पैरेलल टू द प्रीवियस एक्सिस हो या पैरेलल टू द गिवन एक्सिस हो,
डेफिनेटली क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होता है तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट गिवन एक्सिस विल आल्सो बी फिक्स्ड एंड दैट इज IC। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h और मास ऑफ द बॉडी है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन is always equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two given axes। ये है थ्योरम। स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है ऑलरेडी। अब आपको नोट करना होगा तो नोट करना, बाकी मैं अब इसका प्रूफ बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, लेट्स सी हियर हाउ टू प्रूव दिस, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, प्रूव स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आते हैं इसके प्रूफ पे। इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करना है, टोटल बॉडी का मास है m। अब अज्यूम कर लो कि दिस होल बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, द होल बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, जिसमें से एक एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे, पॉइंट P पे, जिसका मास है dm। हमने अज्यूम कर लिया है कि जो टोटल मास है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ मास dm। ऐसा ही एक एलिमेंट हमने रखा पॉइंट P पे, which is separated by distance of Cp from center of mass and OP from given axis which is passing through point O। ठीक है, अब देखो, अब मुझे अगर इस सिंगल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एक्सिस तो क्या होगा, लेट्स सी हियर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm about axis passing through center of mass that is C। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। तो मास है dm, डिस्टेंस है cp, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cp स्क्वायर dm। करेक्ट है ना, एक सिंगल एलिमेंट का। अब अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट का पता है तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट सिंपली इंटीग्रेट दैट वन। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, हम उसको सिंबल वाइज IC लिख सकते हैं, बट निकालोगे कैसे, वो मिलेगा आपको इसी को इंटीग्रेट करके Cp स्क्वायर dm को। ठीक है, इसको ले लेते हैं स्टेप नंबर 1। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी को हमने अज्यूम किया है कि पूरी बॉडी ऐसे ही मल्टीपल पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है तो पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, चलो कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है नेक्स्ट ईयर, अब चलते हैं, सेम यही चीज आप सेकंड के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिंगल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एक्सिस, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm about axis passing through point O, इसका आंसर क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला mr स्क्वायर बेस पे dm into OP स्क्वायर। तो बेटर वे आई विल राइट लाइक दिस वे, OP स्क्वायर dm। अब एक एलिमेंट का मिल गया तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, moment of inertia of whole body about axis passing through point O will be given by IO, और इसको हम मिला निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट से, इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर dA। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट दिस गिवन एक्सिस है IC, which is integration of Cp square dm। Moment of inertia of the whole body about this axis is IO, which is integration of OP square dm। ठीक है, अब ये तो मिल गया आपको। अब पॉइंट ये आता है कि आपको रिलेट करना है इस दोनों को। कैसे रिलेट करेंगे, इसके लिए हमको डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या करने वाला हूँ, सी इस OC को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो।
चलो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। फाइन। अब इस ट्राइंगल ओपीडी में, विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओपीडी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली कर सकता हूँ। क्या आएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओडी को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ओसी प्लस सीडी, यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओसी प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। चलो ओपी स्क्वायर को और स्प्लिट किया यहाँ पे, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आएगा, ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी सीडी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो पार्ट देखो, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर। तो हमारा OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC CD प्लस ये दोनों मिलके बन जाते हैं CP स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं स्टेप नंबर 3। क्या लेते हैं, स्टेप नंबर 3। अब इस OP स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले जाके प्लेस करूंगा, किधर, IO में, using this in step number 2. Therefore, IO can be written as integration of OP square मतलब integration of this whole part. So integration of OP square को मैं replace कर रहा हूँ OC square plus 2 OC CD plus CP square ब्रैकेट में DM। फाइन। चलो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ लाइक दिस वे, integration of OC square dm plus integration of 2 OC CD dm plus integration of CP square dm हो गया। यहां देखो OC फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कितना, h, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं IO इक्वल्स टू, ये हो गया h स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर dm। ये मिडिल पार्ट देखो, C stands for center of mass। बच्चों सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास ले लूं तो मतलब इस पॉइंट से बाकी सारे डिस्टेंसेस का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उस बेस पे आप इस मिडिल पार्ट को कंसीडर कर सकते हो जीरो, OCCD, क्योंकि पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास, पूरे बॉडी तो यहीं पे फोकस रहेगा, यहाँ से मास के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लॉजिक नहीं बनता। उस बेस पे हम इस मिडिल पार्ट को हटा देते हैं। थर्ड पार्ट देख लो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर dm। इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर dm इज नथिंग बट IC। ठीक है, अब देखो IO इक्वल्स टू h कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस IC। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, dm मतलब एक सिंगल एलिमेंट का मास, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द होल मास ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लिख सकते हैं होल मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, m, ये हो गया आपका mh स्क्वायर प्लस IC। चलो बेटर वे में उसी तरह से लिखता हूँ जैसा मुझे चाहिए, IC को पहले mh स्क्वायर को बाद में, और ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मिल गया आपको 3 मार्क बोर्ड एग्जाम में, यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको इस पे लेके चलूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स पे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं पहले स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस। स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो, सुनते सुनते बाय हार्ट कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ its moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass, about a parallel axis passing through center of mass, and the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two parallel axes। ये था स्टेटमेंट, ये था प्रूफ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा डेरिवेशन कॉपी कर सकते हो। अब मैं इसके 2-3 एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, होप आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं समझा तो रिपीट करो, रिपीट 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 टेलीकास्ट देखो, चलो और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ आपको एप्लीकेशंस पे।
देखो बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। सपोज एक थिन रॉड है, क्या है, थिन रॉड। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होता है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस फिक्स्ड होता है। तो सपोज अगर ये एक रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l, टोटल लेंथ l, मास m, ठीक है। अगर ये रॉड सपोज अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12, ये फिक्स होता है। अब सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, बताने के लिए मैं हूं। ये है आपका सेंटर ऑफ मास, ये हो गया IC। जिस एक्सिस के लिए फाइंड आउट करना होता है वो होता है आपका I0। दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2। टोटल मास दिया हुआ है, क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH²। IC आपका है ml²/12, m h मतलब कितना, L/2, स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा, L²/4, एलसीएम ले लो 12, ml² प्लस 4 3 3ml², 4ml² divided by 12, which is nothing but ml²/3। Here is the answer। मतलब इस एक्सिस के लिए आपका आंसर कितना होगा, ml²/3। चलो और भी पूछ सकते हैं, दूसरा आपको क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो कभी ऐसा दिया है, अगेन वही सेम रॉड है, थिन रॉड, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास वही सेम वैल्यू ml²/12। अब आपको पूछा गया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर एंड वन एंड। मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड वन एंड, तो ये हो गया अबाउट दिस एक्सिस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है एक दूसरे के, ये ट्रांसवर्स है ये भी ट्रांसवर्स है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH²। IC हमारा है ml²/12 प्लस m। अब सेपरेशन कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का, L/4, तो उसका स्क्वायर कितना, L²/16। अब देख लो, दोनों का एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लो, एलसीएम कितना आएगा, 48 एलसीएम मिलेगा, यस 48 मिलता है। 4ml² प्लस 3ml², इट्स 7/48 ml²। हियर इज आंसर। इजी है ना। मतलब आपको अगर एक एक्सिस का मालूम है तो आप उसके पैरेलल की कोई भी एक्सिस दी हो, दूसरी कोई भी एक्सिस हो, बट कंडीशन ये है कि दैट एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। चलो ये तो हो गया थिन रॉड का। दूसरा बॉडी ले लेते हैं, डिस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2। ये फिक्स्ड है। अब आपसे बोला जाए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट अ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो टैंजेंट क्या होता है, दिस लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर प्लेन है, ये भी परपेंडिकुलर प्लेन है, तो दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल हो गए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे निकालोगे, सेम वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH²। कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, mr²/2 प्लस m, सेपरेशन तो आ रही है, दिस इज फॉर्मूले में h आएगा, फिर हम h को रिप्लेस कर देंगे r से,
तो 2 1 2 बाय 3 बाय 2 mr², ये भी व्हाट आंसर मिल गया। सिमिलरली इसी तरह से आप और भी कर सकते हो, जैसा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फटाफट। बहुत इजी चीज है, सिर्फ आपको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। फिर से एक सर्कुलर डिस्क आपके पास है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सपोज तो आपको पता ही है, mr²/2, दिस इज योर IC इक्वल्स टू mr²/2। अब आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस rim disk अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर एंड rim, मतलब यहां पे about a transverse axis passing through midpoint of center and the rim, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2। अब ये हो गया आपका I0, तो I0 कैसे मिलेगा, IC प्लस mh², ये हो गया आपका mr²/2, h कितना है r/2, स्क्वायर करो r²/4, एलसीएम ले लो 4, ये हो गया 2mr² प्लस mr², कितना हो जाएगा 3/4 mr²। सेम यही चीज आप रिंग के लिए क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी कर सकते हो, मतलब बॉडी कुछ भी हो आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। एक और ले लेते हैं, एक और ले लें स्फीयर का। देखो स्फीयर का, अगर आप सपोज अब ये डिस्क नहीं है, स्फीयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी, स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है डायमीटर के साथ ही पास होता है, इसका फॉर्मूला क्या है 2/5 mr²। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायमीटर, और सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। देखो स्फीयर के केस में वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या पैरेलल टू द प्लेन है बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज उसका टैंजेंट हमेशा डायमीटर के पैरेलल ही आएगा। स्फीयर का टैंजेंट हमेशा डायमीटर के पैरेलल ही होता है, तो यहाँ पे भी आप वही थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये डिस्टेंस है r, ये आपको I0 फाइंड आउट करना है, जिसके लिए तो क्या आएगा आंसर देख लो, I0 इक्वल्स टू IC प्लस mh², क्या आएगा 2/5 mr² प्लस mh की वैल्यू कितनी होगी इक्वल टू रेडियस, कितना आंसर आ गया 7/5 mr²। मतलब अगर आपको सेंटर ऑफ मास का मालूम है तो दूसरे किसी भी का एक्सिस का निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड दैट एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको सबको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट। ओके ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखेंगे। ओके फाइन, तब तक के लिए टाटा बाय।